हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपांशु वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। तो कैसे हैं हमारे सभी स्टूडेंट्स, तुरंत से बताएं। और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो कि है नर जनन तंत्र, है ना, जिसके बारे में लोग बताते रहते हैं कि थोड़ा कम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। इस लेक्चर में हम लोग जितना डीपली हो सकेगा, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैप्टर को पढ़ते समय कोई भी डाउट आता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को लिखेंगे, है ना, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों का लेक्चर है, इस चैप्टर में क्या क्या होता है, जो पूरा लेक्चर है, इस लेक्चर के थ्रू हम लोग जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है ना, उसका पूरा कहाँ से स्पर्म बनते हैं, है ना, कितने स्पर्म बनते हैं, कहाँ से स्पर्म निकलता है, सबसे पहले स्पर्म कहाँ बनता है। हम लोग जब एम्ब्रियो में, है ना, जब फीटस में होते हैं, अपने माँ के गर्भ में होते हैं, तो वहाँ पर स्पर्म कहाँ बनते हैं, कहाँ पर होते हैं, फिर कहाँ डिसेंड होते हैं, है ना। स्पर्म कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो सभी बच्चों को पता है कि स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में होते हैं, वो फीमेल में जाकर वहाँ पर क्या करते हैं, अपना जाइगोट आइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे नई संतान बनती है ना। तो एकदम जो कि इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन होंगे हम बता देंगे, यहाँ से भैया ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये बनेगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि 30 मिनट का शो है ना, तो 30 मिनट में हम लोग 30 से 40 मिनट लगभग लगेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हम नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि इस पर देखो पढ़ाना तो क्या है 10-20-25 मिनट में हो जाएगा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि यह आप लोगों से रिलेटेड है ना, तो इसकी सारी बातें, है ना, कब क्या होता है, कैसे होता है ना, इसके सबके बारे में पूरा अध्ययन करें, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं नर जनन तंत्र। जैसा कि ये डायग्राम लगा हुआ है ना, ये ऐसे बना है, जैसे हम खड़े हैं, है ना, एकदम ऐसा ही डायग्राम ये बना है। इससे पहले हम सोच लेते हैं ये तो एक किसका बना है, एडल्ट का बना है ना। जब हम लोग भ्रूण में होते हैं तब कहाँ का होता है ना। तो पहले भ्रूण का बना लेते हैं हम लोग, कि जब भ्रूण में हम लोग होते हैं, कहाँ होते हैं, भ्रूण में होते हैं जब हम लोग, तो भ्रूण में होते हैं तो जो ये टेस्टिस हम लोगों के होते हैं, ये टेस्टिस कहाँ होते हैं, एब्डोमेन में। एब्डोमेन किसको कहते हैं, एब्डोमेन जो एरिया होता है पेट वाला, है ना, तो पेट के हल्का नीचे का जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। तो जो हम लोग जब एम्ब्रियो में होते हैं, तो जो टेस्टिस होते हैं वो एम्ब्रियोनल कैविटी में पाए जाते हैं। फिर जब हम लोगों का जन्म होता है, हम लोग वहाँ से बाहर आते हैं, तब हम लोगों का जो स्पर्म है, जो टेस्टिस होते हैं, जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, वो टेस्टिस क्या होते हैं, डिसेंड नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा डिसेंड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए बॉडी से 2 से 3 अंश, है ना, 2 to 3 अंश टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी। जैसे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 अंश या फिर 98 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में थोड़ा ज़्यादा चढ़ता है ना, तो सेल्सियस में कितना होता है 37। तो 37 अंश सी से टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, किसको, स्पर्म को मैच्योरेट होने के लिए। तो जब हम लोग अपने भ्रूण से बाहर आ जाते हैं, जब हम लोग चलते फिरते हैं, घूमते हैं, या फिर जब हम लोगों का जन्म होता है, तो स्पर्म जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे इसलिए उतर आते हैं क्योंकि जो उनके मैच्योरेशन के लिए या फिर स्पर्म बनते हैं, तो स्पर्म जब बनते हैं तो बॉडी से टेम्परेचर 2 से 3 अंश से कम चाहिए, है ना। तो लिख लेते हैं, ये सब बातें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में। कोई भी क्वेश्चन होगा जिसका, तो कमेंट करके बताएंगे, ये नहीं समझ आया है ना, हम तुरंत डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। जब हम कहाँ होते हैं, भ्रूण में होते हैं। जब हम भ्रूण में होते हैं, मतलब जब हम कहाँ होते हैं, एम्ब्रियो में होते हैं, अपने माताओं के गर्भ में होते हैं, तो वहाँ पर जो स्पर्म जो बनने की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। एब्डोमिनल कैविटी किसको कहते हैं, समझ लो, ये कोई बॉडी है ना, ऐसे समझ लेंगे, ये कोई बॉडी है, ये क्या है, उसके पैर हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रोटम होता है, कहाँ पर, यहाँ पर देख लीजिए, कोई लाइट का इशू है। ये क्या है, ये जो क्या है, यहाँ पर टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाते हैं, पेल्विक रीजन में, है ना। एब्डोमिन कैविटी में पाए जाते हैं कब, जब हम भ्रूण में होते हैं। लेकिन जब हम लोगों का जन्म होता है, तो ये जो
टेस्टिस हैं वो कहाँ नीचे डिसेंड कराते हैं, यहाँ पर उतर आते हैं। कब? जब क्या होता है हम लोगों का जन्म होता है ना, व्हेन वी बर्थ, जब हमारा क्या होता है जन्म होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो जो हमारे टेस्टिस हैं वो कहाँ उतर आते हैं, नीचे डिसेंड कराते हैं, थोड़ा नीचे उतर आते हैं, यहाँ पर टेस्टिस आ जाते हैं, जिनको कौन सा रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं, पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन कौन होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले स्पर्म भ्रूण में कहाँ बनते हैं, तो सबसे पहले स्पर्म भ्रूण में कहाँ बनते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में। उसके बाद जब हम लोगों का जन्म होता है तो जो इस टेस्टिस होते हैं वो कहाँ, पेल्विक रीजन में डिसेंड कर जाते हैं। पेल्विक रीजन कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी और थाई, ये कौन सी क्या होती हैं, थाई के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, पेल्विक रीजन, है ना। कभी कभी एक बीमारी हो जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो टेस्टिस उसके नीचे नहीं उतर पाते हैं, जिससे उनमें प्योर मैच्योरिटी नहीं होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देख लेंगे हम लोगों का, ये था जब हम लोग कहाँ पर थे, बचपन में, है ना, अपने भ्रूण में थे, अपने माताओं के गर्भों में थे, तब की बात बता रहे हैं कि टेस्टिस कहाँ पाए जाते थे, एब्डोमिनल कैविटी में, है ना। अब देखे हैं नाउ टेस्टिस तब कहाँ होते हैं, है ना, तो लिखेंगे जन्म के बाद, है ना, जन्म के बाद जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नीचे उतर आते हैं, कहाँ पर, पेल्विक रीजन में, है ना। कहाँ जाते हैं, पेल्विक रीजन में। टेस्टिस विल डिसेंड पेल्विक रीजन, है ना। कहाँ जाते हैं टेस्टिस, पेल्विक रीजन में आ जाते हैं। जैसा कि पहले डायग्राम में बताया है कि टेस्टिस कहाँ उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं, है ना। वृषण नीचे डिसेंड हो जाते हैं, कहाँ पर, पेल्विक रीजन में, है ना। अच्छा बताएं, अगर पेल्विक रीजन में डिसेंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर पेल्विक रीजन में डिसेंड नहीं करेंगे, ये जो टेस्टिस हैं यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है 37 NC, और बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा तो ठंडा ही होगा क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगर टेस्टिस नीचे ना उतरे, मतलब पेल्विक रीजन में ना आए, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं होगा, है ना। तो जो हमारे बच्चे हैं वो कृपया टाइट जीन्स ना पहना करें। देखो टाइट जीन्स पहनने से क्या होता है, टाइट जीन्स पहनेंगे तो जो स्क्रोटम है ये कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कहाँ में पाए जाते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम जब टाइट कपड़े पहनेंगे, है ना, टाइट गारमेंट्स पहनेंगे, तो टाइट गारमेंट्स क्या करेंगे, जो ये तुम्हारा स्क्रोटम है इसको हल्का सा बॉडी के पास रखेंगे, है ना। तो बॉडी के जब पास रखेंगे तो क्या होगा, स्पर्म का मैच्योरेशन सही से नहीं होगा, है ना, जिससे मैच्योरिटी नहीं आएगी। तो आने वाली जो भी तुम्हारा समय होगा, है ना, तो कभी ऐसी भी शिकायत मिल सकती है कि जो मतलब क्या फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है ना, वो कम हो सकती है और बच्चे ना होने के चांस भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि वृषण में क्या होता है, एक जो मेल हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, है ना, वो बनेगा, वो इसीलिए ये क्या होते हैं, नीचे डिसेंड कराते हैं। क्यों, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, उनका मैच्योरेशन हो चुके। लेकिन जब टाइट गारमेंट्स पहनेंगे तो ये बॉडी के पास पहुँच जाएंगे तो उनका मैच्योरेशन नहीं होगा, है ना। इसीलिए थोड़ा टाइट गारमेंट्स नहीं पहनेंगे। उसके बाद जन्म के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो टेस्टिस हैं वो कहाँ उतर आते हैं, नीचे उतर आते हैं। अब देखते हैं टेस्टिस की संरचना कैसे होती है ना। ये पूरा स्पर्म जैसे हम खड़े हैं, है ना, ऐसे ही एक सेक्शन काटा गया है जो बनाया गया। ये क्या है, मूत्राशय। मूत्राशय क्या होता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है ना, उसके बाद वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। ये क्या होता है, शुक्राशय, है ना। अभी हम लोग सीखेंगे ये मूत्र वाहिनी है, क्या है, मूत्र नलिका। ये देखो ये मूत्र नलिका है जो कहाँ से आती है, ऊपर किडनी से, क्योंकि किडनी ही क्या बनाती है, यूरिन बनाती है। तो किडनी से क्या आती है, मूत्र नलिका आती है, जो अपना यूरिन है वो कहाँ पर छोड़ती है, इस यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में, है ना। वो अपना जो
सिक्रीशन है, अपना यूरिन है, वो कहाँ छोड़ती है? मूत्राशय में। फिर मूत्राशय से ये नली देखो कहाँ से सीधे यूरेथ्रा के थ्रू सीधे बाहर निकल जाती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होता है, ये स्पर्म वाली नलिका है, अभी हम लोग सीखेंगे ये कौन सी है, स्पर्म वाली नलिका है। देखो इसका और इसका रास्ता एग्जैक्ट सेम है, मतलब जो यूरेथ्रा होती है वो यूरिन को भी बाहर निकालने में भूमिका निभाती है, और सीमेन मतलब सीमेन जो होता है उसको भी बाहर निकालने में भूमिका निभाती है। डायग्राम देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले वृषण, तो वृषण कहाँ पाए जाते हैं? वृषण कितने होते हैं? 2, है ना। 2 वृषण जो पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। पेल्विक रीजन कहाँ होता है? एब्डोमेन और थाई के बीच में पेल्विक रीजन में स्थित होते हैं। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2, और एक बैग लाइक एक बैग होते हैं जो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसी में रहते हैं, है ना। ऐसे बना लेंगे। ये क्या है? स्क्रोटम, है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम ये क्या है? स्क्रोटम है। और यही क्या है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस क्या होते हैं? फिट होते हैं, रखे होते हैं। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? 2। ये क्या है? टेस्टिस। ये क्या है? टेस्टिस जो होते हैं 2 इन नंबर। कितने होते हैं? 2 नंबर होते हैं, है ना। ये शरीर के बाहर होते हैं, अभी जैसा कि बताया है क्यों, है ना। ये क्या होते हैं? स्क्रोटम पाए जाते हैं जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। ईच टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस कितने होते हैं? टेस्टिस 2। ईच टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, छोटे छोटे ऐसे, है ना। कितने? 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने? 200 से 250 ग्राम, 200 से 250 संख्या में क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी? 2 to 3। मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है? 200 से 250। तो 200 से 250 करोड़ टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। कितने? 2 to 3। यहाँ पर डायग्राम देख लेंगे ऐसे। ये क्या है? ये मान लेंगे क्या है? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे। ये क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं ऐसे। किसी में 2, किसी में 3, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं भैया, है ना। कितने होते हैं? किसी में 1, किसी में 2। ये क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही क्या बनाते हैं? स्पर्म बनाते हैं। यहाँ से इजेकुलेटरी डक्ट कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है ना बच्चों। यहाँ से जो डक्ट होती है वो क्या होती है? बाहर निकलती है। भाई अपना सिक्रीशन जो स्पर्म बनाएंगे तो कहीं तो डालेंगे ना। ये क्या होते हैं? ये क्या बनाते हैं? यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। बहुत सारी नली, कितने हुई लगभग? अब एक पे कितने हैं? 200 से 250। और 200 से 250 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। इसके अंदर क्या होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 2 to 3, लगभग 750 के आसपास, है ना। 3 दूनी 6, हाँ लगभग कितना? 750 के आसपास क्या होंगे? नली आएंगी। तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसे क्या हो जाएगा? जिग जैग एक नेटवर्क बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा? एक नेटवर्क बन जाएगा। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? नेटवर्क बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, इसको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। जो कि क्या होता है? एक नेटवर्क लाइक बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या पाई जाती हैं? सेल्स पाई जाती हैं। अगला लिख लेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पाई जाती थी? ऐसे, ये देखो, है ना। ये क्या है? ये पूरा टेस्टिस है। इसको क्या बोलते हैं?
ये पूरा टेस्टिस है, ये क्या है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। ये क्या हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। ये क्या होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। 1 2 3 ये क्या होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं इसमें क्या पाई जाती हैं सेल्स पाई जाती हैं। इनमें छोटी छोटी गोल गोल क्या पाई जाती हैं सेल्स होती हैं। जो सेल्स क्या स्पर्म को बनाती हैं, है ना। ये क्या होती हैं सेल्स पाई जाती हैं ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होती हैं सेल्स पाई जाती हैं जिनको जर्म सेल और सर्टोली सेल्स 2 प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक कौन सी होती है, एक कौन सी होती है जर्म सेल, कौन सी होती है जर्म सेल, और दूसरी कौन सी होती है सर्टोली सेल। एक होती है जर्म सेल, दूसरी कौन सी होती है सर्टोली सेल्स। जो जर्म सेल होती है वो क्या करती है जर्म सेल जो होती है वो स्पर्म को फॉर्म करती है ना। तो ये क्या करती है शुक्राणु को बनाती है। जो जर्म सेल होती है वो क्या करती है शुक्राणु को बनाती है। अब शुक्राणु समझो बन गया है ना, तो उसको क्या चाहिए न्यूट्रिशन भी चाहिए। जैसे आप लोग हैं कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद जब बैठते हैं या फिर काम करने से पहले कुछ खाते पीते हैं कि ऐसे काम करते रहते हैं दिन भर, कुछ खाते पीते भी हैं है ना, कि ऐसे घूमते रहते हैं दिन भर, बोलो बोलो जल्दी, खाते पीते हैं ना। तो जो ये शुक्राणु बन गए हैं इनको भी क्या एक खाने पीने के लिए भी इनमें सेल्स होती हैं है ना। तो ये क्या करती हैं शुक्राणुओं को, जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं शुक्राणुओं को न्यूट्रिएंट्स देती हैं है ना, पोषण देती हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण प्रदान करती हैं। जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं ताकि शुक्राणु बढ़िया से बने रहें। भैया इनको बहुत लंबी जर्नी तय करनी है ना। अभी देखना कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ फर्टिलाइजेशन, तब फिर एक नए बेबी का निर्माण होगा है ना। तो इनको बहुत लंबी जर्नी तय करना है। तो जैसे ही बने तैसे इनको बढ़िया खिलाते पिलाते रहो है ना, खिलाते पिलाते रहो, बढ़िया अच्छे रहें है ना, बीमार उमार ना रहें। तो इसमें क्या होगी सर्टोली सेल्स, और इनके बीच का जो स्पेस पाया जाता है ये वाला है ना, इसमें भी सेल्स पाई जाती हैं। इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या पाई जाती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं जो मैक्रोफेज होती हैं। मैक्रोफेज मतलब बन गया है भैया, तो इसको मैक्रोफेजेज क्या होती हैं WBC होती हैं, जो कि किसी वायरस के विरुद्ध क्या बनाती हैं एंटीजन बनाती हैं है ना। क्या बनाती हैं एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी बनाती हैं जिसकी उसको मार सकें और उसको बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहाँ पर लेडिक सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है लिडिग सेल पाई जाती है ना, लिडिग सेल पाई जाती है। यही टेस्टोस्टेरोन बनाती है, टेस्टोस्टेरोन बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना डीपली पढ़ने की आवश्यकता है भैया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि टेस्टोस्टेरोन कौन बनाती हैं, तो कौन बनाती है टेस्टोस्टेरोन सर्टोली सेल्स बनाती हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कौन बनाती हैं सर्टोली सेल्स बनाती हैं। ये कौन सी सेल्स हैं सर्टोली सेल्स हैं जो क्या बनाती हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसको क्या बोलते हैं मेल हार्मोन है ना। ये कौन सा हार्मोन है, मेल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कौन सा हार्मोन है मेल हार्मोन है, जो कौन बनाता है टेस्टोस्टेरोन बनाता है। इसी से मेच्योरिटी आती है ना, कौन कितना मेच्योर है, कितनी एज में होता है ना, जो कि पता होंगे कि जो मेल होते कब मेच्योर होते हैं लगभग 16 से 17 साल, और जो फीमेल होती हैं वो 12 से 13 साल में मेच्योर हो जाती हैं है ना। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है यही इसी का जब सिक्रीशन होता है तब मेच्योरिटी आती है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, इसमें ये क्या होते हैं, ये क्या है टेस्टिस बने हैं है ना, ये क्या है टेस्टिस हैं,
ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और यहाँ पर ये क्या बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। यहीं से एक छोटी छोटी नली बाहर निकल आती है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल छोटी छोटी नली, जिसको बोलते हैं वास इफरेंसिया। क्या बोलते हैं इसको, वास इफरेंसिया बोलते हैं इसको। इसमें अगले डायग्राम में देख लेंगे, है ना, कचड़ा हो जाएगा। ये कहाँ पर पहुंचे थे हम लोग, सबसे पहले तुरंत से बनाएंगे। ये क्या होता था, टेस्टिस होता था। टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल होते थे, कितने, 200 से 250, है ना। साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे ताकि चीजें समझ आ जाए। ये क्या था, टेस्टिस, ये क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल। थोड़ा कलर देख लेते हैं कौन सा लगाए थे। फिर उसके अंदर क्या होता है, ये क्या होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, है ना। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस डायग्राम समझाना है। ये क्या होता है, रेटेटेस्टिस, है ना, क्योंकि ये क्या होता था, नेटवर्क बना लेती थी, एक जाला। नेटवर्क जानते हैं, हाँ नेटवर्क को जानते हैं, मोबाइल में नहीं आता है वो वाला नहीं। ये नेटवर्क कौन सा है, नेटवर्क, मकड़ी का जाला देखें जैसे होता है ना, इधर 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 जिग जैग होता है ना, वैसे ही क्या होते हैं, रेटेटेस्टिस, मतलब एक नेटवर्क बना लेती है। इसको क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस, है ना, रेटेटेस्टिस होता है। फिर यहाँ से क्या निकलती हैं, वास इफरेंसिया, है ना, पतली पतली सी नली होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, वास इफरेंसिया। बुक में वासा इफरेंसिया भी मिलेगा आप लोगों को, है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या है, वास इफरेंसिया। फिर यहाँ से एक कॉमा सेफ, कौन सा सेफ, कॉमा सेफ, है ना। ये कॉमा बना है, ऐसे कॉमा बनता है हिंदी में, ऐसे कॉमा बनता है कि नहीं, हिंदी में पढ़े हो हिंदी, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कॉमा, अल्प विराम, हाँ ऐसे होती हैं, कैसे, कॉमा सेफ, है ना। तो ये कॉमा देखो बना है, इसमें हाईली कोइल्ड होती हैं, ऐसे ऐसे, क्या होती हैं, ऐसे ऐसे हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, एपिडिडाइमस। ये क्या है, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, हाईली कोइल्ड होता है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉमा शेप होता है, इसके फंक्शन भी होते हैं ना, तो लिख लेंगे यहाँ पर कि एपिडिडाइमस के वर्क क्या है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, कनेक्ट। ये जो एपिडिडाइमस है किसको किसको जोड़ता है, यहाँ से निकलती है तुम्हारी क्या, वासा डिफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, है ना। कंफ्यूजन होगा सर, वासा इफरेंसिया और वासा डिफरेंसिया, ये क्या होती है, वासा इफरेंसिया, इफरेंसिया, है ना। ये क्या हो जाएगी, वासा इफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया। वासा इफरेंसिया, वासा डिफरेंसिया, एक लेटर का फर्क है। देखो ये क्या है, ई है, ई मतलब एग्जिट हो रही है, कहाँ से, टेस्टिस से। जब टेस्टिस से एग्जिट होगी तो वासा इफरेंसिया आएगी, और ये टेस्टिस से दूर जा रही है, देखो डी फॉर दूर जा रही है, टेस्टिस से किधर जा रही है, दूर जा रही है, तो क्या हो जाएगी, वासा डिफरेंसिया। तो एपिडिडाइमस क्या लिखेंगे, अधिक कुंडलित। ये क्या होती है, अधिक कुंडलित होती है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अधिक कुंडलित। क्या लिखेंगे इसको, अधिक कुंडलित, है ना, कुंडलित संरचना। कितनी होती है, बहुत कुंडलित संरचना होती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, है ना। क्या होती है, अधिक कुंडलित संरचना होती है, कॉमा के शेप की, किसी शेप की, कॉमा के आकार की होती है, आकार की होती है, किस आकार की होती है, कॉमा के आकार की होती है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कॉमा के आकार की होती है और कुंडलित संरचना होती है, कॉमा के आकार की होती है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी लंबाई कितनी होती है, लगभग लंबाई होती है 6 से 10 मीटर, है ना, बहुत
ज़्यादा होती है लंबाई, 6 से 10 मीटर इसकी क्या होती है, लंबाई होती है किसकी, एपिडिडाइमस के। इसके फंक्शन क्या होते हैं, है ना, कार्य भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि जो इसके कार्य हैं वो कौन से हैं, है ना। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे एपिडिडाइमस के। अच्छा, एपिडिडाइमस के फंक्शन ये देखो कैसा बना है, कॉमा शेप बना है। अच्छा, कॉमा शेप वो ड्रॉप देखे हैं ना, जो लगभग 3 से 4 साल वाले बच्चों को ड्रॉप पिलाई जाती है, जिसमें एक स्ट्रॉ होती है, ऊपर रबड़ का होता है। देखो उस पर मोटी होती है रबड़, नीचे एकदम पतली रॉड होती है। क्यों होती है वो इसी को एक प्रकार से समझो, इसी को समझाने का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, यहाँ रखा नहीं है। वो देखो ऊपर कैसी होती है रबड़ का, ऊपर कैसा होगा, रबड़ का होगा, ऊपर होगा रबड़ का, और नीचे एक स्ट्रॉ पड़ी होती है ना, जिससे जो क्या होता है, ड्रॉप पिलाई जाती है बच्चों को छोटे। तो उसको देखो जब ऐसे दाब, मतलब क्या करते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं, उसको दबाते हैं, उसके बाद खींचते हैं, तो देखो उसमें अपने आप क्या होता है, वाटर या जो भी उसका सब्सटेंस है, लिक्विड है ना, जो मेडिसिन है, वो उस पर क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। तब जब पिलाना होता है तो इसको एकदम हल्का सा प्रेस करना होता है और वो पूरी बाहर निकल जाती है। ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है एपिडिडाइमस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोटा स्ट्रक्चर है। इसको जब ऐसे तुरंत क्या करेंगे, इसको ऐसे पुल करेंगे या थोड़ा सा भी इसको क्या करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, हल्का सा दबाएंगे, तो तुरंत से यहाँ से स्पर्म कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करवाता है, प्रोपेल करवाता है ना। स्पर्म प्रोपेल इसका वर्क फंक्शन है, स्पर्म प्रोपेल करवाता है ना। पहला फंक्शन क्या हो जाएगा, स्पर्म को प्रोपेल करता है, और दूसरा संग्रहण करवाता है, संग्रहण है ना, मतलब स्टोरेज भी करवाता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर ही स्पर्म का मैच्योरेशन होता है ना। जैसे आप लोगों को कहीं जाना हो, शादी पार्टी को छोड़कर कहीं और जाना हो, किसी से मिलने, तो बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से हेयर वेयर है ना, कंघा शीशा आराम से बढ़िया ऑयल लगाएंगे, है ना, परफ्यूम छिड़केंगे, आराम से जाएंगे मिलने। ऐसे ही स्पर्म जब बहुत दूर चलना है ना, इसको भी अभी बताएंगे कहानी के थ्रू कहाँ जाना है, तो ये क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। यहाँ पर बढ़िया इसको खाने पीने की व्यवस्था दी जाएगी, है ना, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगा, किससे मिलना है, क्या करना है ना, तो वो कैपेसिटी भी यहीं पर डेवलप होगी। सारी चीज़ें इसकी कहाँ पर होंगी, यहाँ पर होगी। कहाँ पर, एपिडिडाइमस में। यहाँ पर स्पर्म क्या होता है, थोड़ी देर रुकता है ना। अब वो एपिडिडाइमस के आगे सीधे कहाँ चलेंगे, वासा डिफरेंशिया। तो जितना पढ़े हैं थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। उसके अंदर क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में एक सर्टोली सेल्स होती हैं और दूसरी जर्म सेल होती हैं। जो जर्म सेल होती हैं वो क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं, और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो उनको नरिश प्रोवाइड करती हैं या फिर उनको पोषण प्रोवाइड करती हैं। उनके बाद स्पर्म बन गया तो कहाँ पहुंचता है, रेटेटेस्टिस में, है ना। जो क्या बनाया था नेटवर्क वाला, वो क्या होता था, रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस के बाद सीधे वासा डिफरेंशिया के थ्रू एपिडिडाइमस में जाता है, जो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर इसको प्रोपेल किया जाता है, प्रोपेल के बाद मैच्योरेशन किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है। ऐसा तो है नहीं जब किसी के साथ कोई डेट होगी, कोई टाइम होगा, तभी तो मिलने जाएंगे। ऐसा तो नहीं है बन गया चलो भैया निकलो जल्दी बाहर, चलो बाहर निकलो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो उसको क्या किया जाएगा, पहले स्टोर किया जाएगा। स्टोर करने के बाद उसको फिर से जब आवश्यकता होगी, जब इजेक्शन की प्रक्रिया होगी, इंटरकोर्स होगा, तो उसको क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा, है ना। मैच्योरेशन भी होता है, क्यों, कहाँ पर क्या करना है, कितनी एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया सब यहाँ आता है ना। गोल्गी बॉडी बनती है, वो सब कहाँ होता है, यहाँ पर। अगला हम लोग देखेंगे वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया के बाद सीधे हम लोग पहुंचेंगे, टेस्टिस बना लेंगे छोटे छोटे। बस अब फाइनल डायग्राम पर पहुंचने वाले हैं ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सीधे फाइनल डायग्राम पर पहुंचेंगे। ये क्या होते हैं, रेटेटेस्ट। ये क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं। दोनों साइड होते हैं टेस्टिस, है ना, क्योंकि 2 होते हैं। सबसे इसके ऊपर हम लोग बना लेते हैं एक डायग्राम। ये क्या होती है, किडनी, है ना, किडनी देखे हैं, पढ़ाई भी है भैया, किडनी, है ना। ये क्या होती हैं, किडनी होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ से यूरेटर निकलती हैं, है ना भाई, किसी के थ्रू तो यूरिन नीचे आएगा ना। तो ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर होती हैं। ये क्या है, यूरेटर हैं,
ये क्या है, यूरेटर है। ऊपर वाली क्या है, किडनी है। ये क्या है, किडनी है। ये क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ से क्या निकलती है तुम्हारी, एक कॉमा से पहले बना ले, है ना, स्ट्रक्चर को समझते चले, बढ़िया से समझ आएगा। ये क्या है, एक कॉमा से स्ट्रक्चर होता है। इससे इधर भी होगा तो इधर भी होगा, है ना, दोनों साइड क्या होता है, कॉमा से स्ट्रक्चर होता है। फिर से बना लेंगे, कॉमा लग नहीं रहा है, क्या होता है, एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा है, एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर कॉमा शेप स्ट्रक्चर के बाद सीधे वासा डिफरेंस के थ्रू ये ऐसे हाईली कोइल्ड होकर इस पर लूप बनाती हुई आगे आती है ना। किस पर लूप बनाती है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर के ऊपर। ये देखो क्या है, यूरेटर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ का इसका थोड़ा सा फूला सा भाग होता है। ये कौन सा भाग होता है, थोड़ा सा फूला सा भाग होता है। ऐसे भी इधर होगा, है ना। यहाँ से क्या आएगी, वास डिफरेंशिया, जो यूरेटर को लूप बनाते हुई नीचे आएगी, है ना। ये पूरा लूप बनाते हुए यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगी, यूरेटर को टच करेगी, यूरिनरी ब्लैडर को टच करेगी। यहाँ पर थोड़ा सा फूल जाएगी, जिसको बोलते हैं फूला फूला एम्पुला। ये कौन सा रीजन है, एम्पुला वाला रीजन है। किसका, वास डिफरेंस का, है ना। किसका है, वास डिफरेंस का। तो जितना लिखें उसका नाम लिख लें। ये क्या होती है, किडनी होती है। ये क्या है, किडनी। ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरेटर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें जो यूरिन क्या होता है, कलेक्ट होता है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, वास। इसके नाम अलग लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो काहे का सिस्टम है, ये काहे का पार्ट है, एक्सक्रीशन का, है ना। ये इसका है तो थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख लेंगे, ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, ये तो पता है। ये क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है, एपिडिडाइमस। ये क्या है, एपिडिडाइमस है। और एपिडिडाइमस से ये क्या है, वासा डिफरेंशिया निकलती है। ये पूरा है। ये क्या है, ये फूला फूला एम्पुला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया, है ना, डिफरेंशिया। ये क्या है, एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, है ना। ये कवर नहीं है, इसको ढक ले। ये क्या है, एम्पुला। यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। कितनी संख्या है सर, एम्पुला 2 है, तो ये भी 2 होंगी, है ना। ये क्या होगी, सेमाइनल वेसिकल। यूरेटर बना देंगे, है ना। ये क्या है, यहाँ से यूरेथ्रा बाहर निकाल देंगे, है ना, क्योंकि उसको एक्सक्रीशन के लिए तो कुछ चाहिए ना। ये क्या निकाल देंगे, यहाँ से यूरेथ्रा निकाल देंगे, है ना। ये क्या है, यूरेथ्रा है। कौन सा पार्ट है, यूरेथ्रा वाला पार्ट है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो यूरिन है वो कलेक्ट होकर बाहर निकलेगी। ये क्या है, यूरेथ्रा। और ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल है। ये जब इनसे मिलती हैं तो एक डक्ट का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। तो इजाकुलेटरी डक्ट किससे बनती है, इजाकुलेटरी डक्ट सेमाइनल वेसिकल और एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस, मतलब एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल के कनेक्शन को क्या कहते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इजाकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ये एम्पुला है। ये क्या है, यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये कौन सा रीजन है, यूरेथ्रा रीजन है। यहाँ से ही जो क्या है, स्पर्म और जो यूरिन है वो कहाँ निकलेगी, नीचे
बाहर की ओर एक्सक्रीट कर दी जाएगी, है ना, यहाँ से। तो ये सारा समझ आया। ये क्या है, टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, ये क्या है, वास डिफरेंशिया है, इसके थ्रू ऐसा होता है। अब समझे एक बार कि जो टेस्टिस होते हैं वो बनते कहाँ थे, टेस्टिस बनते थे जर्म सेल में, है ना, जर्म सेल पाई जाती थी। अब जर्म सेल में बनने के बाद यहाँ से होता हुआ स्पर्म कहाँ आएगा, एपिडिडाइमस में, फिर एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंशिया में, ये यूरेटर और यूनिरी ब्लैडर को लूप बनाते हुए एम्पुला में आएगा। यहाँ भी ग्लैंड पे, ग्लैंड है तो ग्लैंड कुछ ना कुछ तो सिक्रीशन करेंगी। ग्लैंड्स क्या करती हैं, मोस्टली एंडोक्राइन होती हैं, है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो होती हैं। तो यहाँ से ग्लैंड अपना क्या करेंगी, सिक्रीशन छोड़ेंगी। अच्छा, कैसा सिक्रीशन होगा बता सकते हैं, ये सिक्रीशन कैसा होगा, सेमाइनल वेसिकल है, सेमाइनल वेसिकल एक ऐसा सिक्रीशन करेंगे, क्योंकि स्पर्म को हमको पता है कहाँ ले जाना है, कहाँ ले जाना है, वेजाइना में ले जाना है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है ना। जब इंटरकोर्स होगा तो उसको कहाँ ले जाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो वहां पर उसको सर्वाइव करने के लिए उसमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी के साथ क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेंगी, प्रोटीन्स मिलेंगी, है ना, और कुछ WBC मिलेंगी, जिससे इसमें जो इन्फेक्शन के चांस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इतना देख लिए हैं। अब इसके बाद क्या पढ़ते हैं, यूरेटर के बारे में। तो जितना हम लोग पढ़े हैं एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, है ना। ये देखो, जितना पढ़ा है उतना समझो। ये क्या है, टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस है। देखो ये क्या लिखा है, लोब्यूल लिखा है, ये क्या है, लोब्यूल है, ये क्या है, लोब्यूल है, ये क्या है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब। ये कौन सी ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कौन सी ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है, स्पर्म है, कहाँ बनता है, यहाँ पर। फिर ये जो हाईली कोइल्ड वाला स्ट्रक्चर है, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, एपिडिडाइमस। फिर एपिडिडाइमस से ये क्या गई है, ये क्या है, डक्टस डिफरेंस, है ना, इसको क्या बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया। ये क्या है, वासा डिफरेंशिया। फिर ये देखो एम्पुला वाला रीजन है, फूला फूला, ये कौन होता है, एम्पुला। एम्पुला का किसका होता है, वास डिफरेंस का। तो ये एम्पुला किसका है, वास डिफरेंस का। ये कौन सी ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल। ये कौन सी हैं, सेमाइनल वेसिकल। ये देखो क्या है, यूरेटर है। देखो ये यूरेटर के ऊपर घूमती हुई और यूनिटी ब्लैडर को, जैसे ऐसे होते हैं ना, ऐसे जाती है, फिर यूरेटर के ऊपर होती हुई यूनिटी ब्लैडर को एक लूप बनाती है, उसको क्या करती है, कवर करती है ना। तो इसको कवर करते हुए कहाँ आएगी, सीधे नीचे आएगी। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब क्या बचा है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड, और ये छोटी छोटी दो ग्लैंड है ना, लगभग बल्ब, जो कमरे में बल्ब लगे होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे भी बहुत छोटे होते हैं, जो 0 वाट वाले, हाँ उनसे भी छोटे होते हैं, एकदम से समझो दाने के आकार के होते हैं, है ना, जो छोटे छोटे दाने नहीं होते गेहूं के या फिर किसी के, उसके आकार की कौन सी होती हैं, बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। तो आगे का डायग्राम देख लेंगे। क्या होगा, सबसे पहले यूरेथ्रा बनाएंगे, है ना। ये क्या है, यूरेथ्रा है। ये क्या होती है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के ऊपर क्या होंगी, यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल होंगी, होंगी कि नहीं, कितनी होती है संख्याओं में, 2 होती हैं, हाँ। ये क्या होती है, सेमाइनल वेसिकल। ये अपना सिक्रीशन कहाँ छोड़ती हैं, यूरेथ्रा में, है ना। और यहाँ से कौन आती है, एम्पुला वाला रीजन आता है, किसका, वासा डिफरेंस का, है ना। और यहाँ पर एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। यहाँ पर एक और ग्लैंड पाई जाती है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। कहाँ पर होती है, यहाँ पर, ऐसे। इसका नंबर कितना होता है, 1। ये ऐसे समझें कि ये समझो क्या है, ये समझो क्या है, यूरेथ्रा है। ये क्या है, यूरेथ्रा है। ये इसको ऐसे कवर किए है ना, एकदम मुट्ठी के आकार की। तो है तो ये एक ही, लेकिन इसको चारों तरफ से देखो, इसको क्या करे है, चारों तरफ से एकदम कवर किए हुए है। तो ये क्या हो जाएगी, पहले इसका नाम बोलो, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। ये क्या है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। अब यूरेथ्रा का इसके अंदर पार्ट आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, है ना। उसके बाद कौन सी ग्लैंड हो जाएगी, 2 छोटी छोटी बॉल लाइक, है ना, बॉल लाइक गेंद देखे हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही छोटी छोटी ग्लैंड, ये क्या हो जाएंगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कौन सी हो जाएगी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। फिर यहाँ से पेनिस का स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा,
ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर पाया जाएगा ना। एक और स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, आगे वाला है ना स्ट्रक्चर ऐसे। ये कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, पेनिस वाला स्ट्रक्चर है ना। ये यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, बेस पर, बेस ऑफ पेनिस। ये पूरा कौन सा स्ट्रक्चर है, पेनिस वाला, इसको क्या बोलते हैं, पेनिस सिस्न बोलते हैं। यहाँ पर जो बल्बोयूरेथ्रल होता है वो इसके बेस पर पाया जाता है। बेस मतलब जहाँ से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड खत्म होगी वहीं से पेनिस का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर तो हो गया, ये क्या है, यूरेथ्रा है ना। इसी से स्पर्म, और क्या होगा, इसी से स्पर्म प्लस, प्लस नहीं लगाएंगे और लगा देंगे, है ना, क्योंकि एक ही साथ एक ही का सिक्रीशन होता है ना। अगर हम लोग इंटरकोर्स के दौरान अगर यूरिन का स्क्रीट आउट करना चाहें तो स्क्रीन का आउट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नली एक ही है और एक टाइम काम किसी एक का होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल अगर इन्वॉल्व है इंटरकोर्स में तो केवल स्पर्म का इजैकुलेशन होगा, और अगर नॉर्मल ऐसे ही है ना तो यूरिन का एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो जो यूरेथ्रा होती है वो क्या होती है, दोनों की एक कॉमन डक्ट होती है, स्पर्म और यूरिन की क्या होती है, कॉमन डक्ट होती है ना। क्या होती है, इनकी कॉमन डक्ट होती है। इसको क्या बोलते हैं, ये होता है ग्लांस, है ना, ग्लांस ऑफ पेनिस। ग्लांस ऑफ पेनिस, जो पेनिस का आगे का मांसल भाग होता है उभरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस ऑफ पेनिस। उसको क्या बोलते हैं, ग्लांस बोलते हैं। इसको कहते हैं क्या, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसको कहते हैं कॉर्पोरा स्पंजियोसम। अलग अलग चीजें होती हैं। कॉर्पोरा स्पंजियोसम में थोड़ा सा ये सीख लेंगे कि कॉर्पोरा स्पंजियोसम होता क्या है। कॉर्पोरा स्पंजियोसम में ब्लड सप्लाई पाई जाती है। ब्लड सप्लाई क्यों पाई जाती है, ये बताओ। ब्लड सप्लाई पाई जाती है ताकि जब हम लोग इंटरकोर्स करते हैं, जब इंटरकोर्स के दौरान किसी में इन्वॉल्व होते हैं, किसी फ्रेंडशिप के साथ या फिर किसी अदर पर्सन के साथ क्या होते हैं, इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जब इन्वॉल्व होंगे तो ब्लड सप्लाई किस में पहुँच जाएगी, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में। इसमें क्या होती है, ये छोटी छोटी, ये क्या होती हैं, ब्लड सप्लाई पाई जाती हैं। जो ब्लड सप्लाई पाते ही इनको इरेक्ट कर देंगी, एकदम सीधा कर देंगी। जब सीधा होगा, जब ये क्या होगा, इस पेनिस सीधा होगा, जब इसमें ब्लड सप्लाई आ जाएगी, जब ये सीधा होगा तब उसको इंटरकोर्स के दौरान फीमेल की वेजाइना में इंसर्ट किया जाएगा ताकि इंसेमिनेशन की क्रिया पूरी हो सके, है ना। तो ये क्या हो, ये क्या है, ब्लड सप्लाई। यहाँ पर क्या होती है, ब्लड सप्लाई। इसके ऊपर एक स्किन भी पाई जाती है ना, फोर स्किन बोलते हैं जिसको। ये क्या पाई जाती है, फोर स्किन पाई जाती है। फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। ये क्या होती है, फोर स्किन, है ना, ऊपर प्लांट्स फोर स्किन। क्या होती है, फोर स्किन, जिसको प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस बोलते हैं। ये ग्लांस पेनिस के ऊपर इसको कवर किए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन। या किसी रिलीजियंस में निकाल भी दी जाती है, जिसको सर्कमसीजन बोलते हैं। जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें इसी को, है ना, जो फोर स्किन होती है इसी को रिमूव कर दिया जाता है ताकि क्या हो सके। हमारे सिलेबस में नहीं है कि क्यों रिमूव कर जाती है, फिर भी बता देते हैं कि स्किन इसलिए रिमूव की जाती है क्योंकि अगर ये बताओ, जैसे आप लोग खेत में गए होंगे, है ना, खेत में गए होंगे तो खेत का जो पानी में जो पाइप लगा होता है, पाइप के ऊपर ऐसे ढके रहो, पाइप के ऊपर ऐसे हाथ रखे रहो, फिर जाकर मोटर बंद करो, है ना। जो मोटर बंद करेंगे तो जो पाइप को ऊपर से ऐसे प्रेस करे होंगे, समझो ये पाइप है, ऊपर से ऐसे प्रेस करे होंगे, जब मोटर बंद होगा तो ये जो पाइप आया है तुम्हारा, इसमें वाटर फिल रहेगा ऑलरेडी, क्योंकि ये इसको आगे से प्रेस किए है तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर फिल रहेगा। तो इसीलिए क्या होती है, फोर स्किन को
रिमूव किया जाता है, क्योंकि इसमें यूरिन का रिटेंशन ना हो सके, यूरिन अंदर रुक ना सके, क्योंकि यूरिन का जब स्कीट आउट करते हैं तो वो लोग चाहते हैं कि जो यूरिन है वो क्या हो सके, पूरी बाहर निकल सके। तो यूरिन जब पूरी बाहर निकल जाएगी तो अंदर इस पाइप में, इस यूरेथ्रा में जो यूरिन है वो नहीं रहेगी, है ना। तो यूरिन रिटेंशन को रिड्यूस करने के लिए, है ना, जो यूरिन रिटेंशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। और भी बताया जाता है कि फोर स्किन को रिमूव करने से इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, है ना, कोई भी डिसीज नहीं होते। जैसे यहाँ पे स्लिपी हल्का सा चिपचिपा क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है ना। तो जब ये नहीं होगी तो यहाँ पर लिक्विड का अकुमुलेशन नहीं होगा, लिक्विड इकट्ठा नहीं होगा, लिक्विड इकट्ठा नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर वो लिक्विड इकट्ठा नहीं होगा तो जो फंगस या फिर कोई और बीमारी होने के चांस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा क्या था, फोर स्किन और प्रीप्यूज के बारे में। अब देखते हैं, अब सारा डायग्राम एक बार फिर से, ये पूरा हो गया। देखो इसमें क्या था, यहाँ तक पहुंच चुके थे। ये कौन सी ग्लैंड है, ये वाली छोटी वाली, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कौन सी है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। कितनी होती है, एक होती है। ऐसे कवर होती है ना, तो इसकी संख्या कितनी होती है, ये एक होती है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती हैं, 2 होती हैं। डक्ट, ये क्या होती है, बल्ब होती है। एपिडिडाइमस, ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। ये क्या होता है, टेस्टिस। ये क्या है, यूरेथ्रा। ये देखो ग्लांस ऑफ पेनिस, ये क्या है, पेनिस का ग्लांस है। ये क्या है, ओपनिंग है ना। इसी से क्या होता है, यूरिन और स्पर्म बाहर निकलते हैं। ये क्या है, स्पर्म, सेमाइनल स्पर्म प्रोसेसिंग, स्पर्म प्रोड्यूसिंग यूनिट। पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। यूरेटर कितने होते हैं, 2। यूनिब्लेडर कितना होता है, 2। तो यहां पर एक क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट है। असेसरी, है ना, असेसरी डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, है ना। जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है उसकी असेसरी डक्ट्स ऑब्लिक ग्लैंड लिख लें। कौन कौन सी ग्लैंड है, सबसे पहले कौन सी ग्लैंड पढ़े हैं, बताओ नाम। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आई थी, बोलो जल्दी, कौन सी ग्लैंड आई थी सबसे पहले, कमेंट करके बताओ। सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आई थी, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल कितनी होती थी, 2 होती थी। कहां पर होती थी, जो एम्पुला होता था ना किसका, वास डिफरेंस का, वहां पर पाई जाती थी। कहां है, ये रही, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल, जो कितनी होती हैं, 2 इन नंबर। अगली कौन सी होती है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। प्रोस्टेटिक ग्लैंड, ये कितनी होती है, 1 होती है ना। जो इसको ऐसे कवर कर रहती है, चारों साइड में कवर कर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। अगली कौन सी ग्लैंड होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितनी होती हैं, 2 इन नंबर होती है ना। और जो वहां टेस्टिस में पढ़े थे, कौन कौन सी वो होती थी ग्लैंड, एक होती थी जर्म सेल, है ना, वो सब क्या होती थी, सेलम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अब इनका थोड़ा सा सिक्रीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या करती हैं, सेमाइनल वेसिकल यहाँ से क्या आता है, स्पर्म आता है। देखो यहाँ से क्या आया, स्पर्म आया, तो सेमाइनल वेसिकल एक उसको क्या देंगे, प्रोटीन देंगे। कौन सी प्रोटीन, कोगुलेंट प्रोटीन होती है। ये क्यों होती है, चलो थोड़ा डीप में चलते हैं। देखो सेमाइनल वेसिकल्स में एक ऐसा प्रोटीन पाया जाता है जिसको कोगुलेंट प्रोटीन कहते हैं। कोगुलेंट प्रोटीन नाम से पता चलता है कि कोगुलेंट, जैसे इसको एनर्जी सेव के लिए दिया जाता है। क्यों, जैसे कोई बच्चा है, समझो ऐसे 2-4 बच्चे हैं, बहुत उधूम कर रहे हैं घर में, है ना, इधर कूद रहे हैं उधर कूद रहे हैं, कहीं उस छत पे जा रहे हैं, उधर से उधर जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब बहुत सैलानी कर रहे हैं, है ना। उनसे एक बात कह दो, अभी बांध देंगे तुमको ज़्यादा मत घूमो, तो देखो एग्जैक्ट शांत हो जाएंगे, है ना। या फिर उनको बांध दो तो घूम पाएंगे, नहीं घूम पाएंगे। अच्छा घूम नहीं पाएंगे, जब वो घूम रहे थे तो क्या कर रहे थे, घूम रहे थे तो घूम रहे थे, अपनी एनर्जी लॉस कर रहे थे। वो घूम रहे थे इधर से उधर, उधर से उधर, तो वो क्या कर रहे थे, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहे थे। तो यहाँ पर जो स्पर्म को कोगुलेट कर दिया जाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, एक प्रकार से बांध दिया जाएगा, तो उसकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। और जब एनर्जी लॉस नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। वो जब एनर्जी कंजर्व हो जाएगी तो वह एनर्जी वो आगे यूटिलाइज करेंगे, आगे उनको अभी अब यहाँ तक तो हम लोग खुद अपने मन से करते हैं ना, अभी इनको अपने आप चलना है ना। तो वहाँ पर ये अपनी एनर्जी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है
सेमाइनल वेसिकल में इनको भोजन भी दिया जाता है, एनर्जी का सोर्स दिया जाता है, जिसको फ्रक्टोज कहते हैं। फ्रक्टोज का यूज करके ही ये अपनी एनर्जी का यूज करते हैं ना, फ्रक्टोज इनको दिया जाता है। तो फ्रक्टोज दिया जाएगा तो ये क्या करेंगे, वो जो एनर्जी है फ्रक्टोज से एनर्जी बनाएंगे, वो उस एनर्जी का यूज करेंगे। कौन, स्पर्म। और क्या होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो हल्का सा एसिडिक होता है ना। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई क्या ना हो, मतलब ज़्यादा दिन वहाँ स्पर्म कितने दिन तक रुकेगा वहाँ, लगभग 4 से 5 दिन, क्योंकि जब फीमेल इंजेक्ट कराया जाएगा तो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, वेजाइना में या फैलोपियन ट्यूब में 4 से 5 दिन रुकता है। तो वहाँ पर उसको ऐसे समझें कि कोई दिक्कत ना हो, है ना, इसलिए उसका सिक्रीशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। उसके बाद आती है क्या, प्रोस्टेटिक ग्लैंड। प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेटिक ग्लैंड क्या करती है, ये बेसिक सिक्रीशन करती है। वो एसिडिक करती थी, ये बेसिक करती है। क्यों, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो बेसिक सिक्रीशन इसलिए करता है क्योंकि यूरिन कैसा होता है हमारा, एसिडिक होता है, उसको जाना तो इसी रास्ते से है ना। तो इसमें यूरिन अभी जताया जैसे ऊपर क्या होगा, प्रिप्यूज होगा, फोरस्किन होगा, तो थोड़ी सी इसमें क्या होगी, यूरिन का एक्युमुलेशन होगा। यहाँ पर यूरिन ऑलरेडी फिल होगी, और जब यूरिन ऑलरेडी फिल होगी तो जो बेसिक सिक्रीशन आएगा वो एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि एसिड बेस की रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइज होती है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम था और ये क्या करेगा, बेसिक मीडियम को स्पर्म में देगा, ताकि इसकी एसिडिटी को क्या है, यूरेथ्रा है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज किया जा सके, ताकि स्पर्म को नष्ट ना हो, स्पर्म को कोई हानि ना पहुंचे, है ना। तो यहाँ पर ये अपना सिक्रीशन कैसा करेगा, बेसिक करेगा, है ना। ये अपना सिक्रीशन कैसा करेगा, बेसिक करेगा। और इसमें क्या होती हैं, नॉन कोगुलेंट प्रोटीन मिलाई जाती हैं। नॉन कोगुलेंट प्रोटीन क्या होती हैं, क्योंकि इसको अभी तो जाना है ना, फिर वहाँ पर तो अलग करेंगे तभी तो फैलेगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बेसिक होता है, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन होती है, और इसका सिक्रीशन कैसा होता है, व्हाइट होता है ना। तो जो सीमेन का कलर होता है वो व्हाइट होता है ड्यू टू कैल्शियम। एक फ्रक्टोज का वर्क और भी है। फ्रक्टोज का वर्क और कब होता है, जैसे किसी के साथ कोई गलत हो जाए, है ना, किसी लड़की के साथ या फिर किसी फीमेल के साथ कोई गलत हो जाए, उस केस में फ्रक्टोज का ही टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगाया जाता है कि इस लड़की के साथ या इस मादा के साथ या इस पुत्र क्या इनके साथ क्या गलत हुआ है ना। तो फ्रक्टोज का तुरंत क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। जब कैसे किया जाता है, इनकी वेजाइना में क्या होता है, एक कॉटन लेकर, है ना, उसका जो चिपचिपा पदार्थ है वो निकाल लिया जाता है ना। फिर उसका टेस्ट किया जाता है, अगर उसमें फ्रक्टोज मिल रहा है ना, तो उसके साथ गलत हुआ है, नहीं मिल रहा है तो गलत नहीं हुआ है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, नर जनन तंत्र। जैसा कि नर जनन तंत्र में हम लोग पूरा सा पढ़ चुके हैं ना, कहाँ होता है, कैसे होता है, वहाँ से कैसे आता है, क्यों क्यों चीज़ें आवश्यक हैं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं कि कहाँ स्थित होते हैं, तो पेल्विक रीजन में। और क्या है, कहाँ पर स्थित होते हैं, तो स्क्रोटम, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेस्टिस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। और क्या है, मेल हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। स्पर्म बनते कहाँ हैं, टेस्टिस में। और अच्छा, सेमाइनल क्या है में, सेमाइनल ट्यूब में, है ना, वहाँ पर स्पर्म बनते हैं। कौन बनाती हैं, जर्म सेल बनाती हैं। उसके बाद सीधे क्वेश्चन यहाँ आएगा कि एपिडिडाइमस के फंक्शन बताओ। तो एपिडिडाइमस क्या करता है, प्रोपेल करता है, स्टोर करता है और मैच्योरेशन करता है ना। संख्या सेमाइनल वेसिकल्स की थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ लेंगे क्योंकि इतने, ये देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है ना, लग भी रहा है। अगला हम लोग पढ़ लेते हैं पूरा, है ना। ये क्या लिखा है, वृषण। वृषण क्या होते हैं, टेस्टिस, ये मुख्य जननांग जो शुक्राणु, स्पर्म और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, अब क्या होते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वृषण कोश स्क्रोटम के अंदर होते हैं। स्क्रोटम कैसा होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना, तो उसी के अंदर होते हैं और शरीर के तापमान से थोड़ा सा ठंडा रहते हैं। शरीर के तापमान से थोड़ा सा क्या रहते हैं, ठंडा रहते हैं, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी हैं। चलो थोड़ा और चलते हैं। देखो जो स्क्रोटम होता है ना, ये मांसल संरचना है। मांसल है कि नहीं, क्या है, एक मेम्ब्रेन ही तो है, पतली पतली। ये क्या होती है,
ये ठंडा करती है, ये वेरी करती रहती है सीजन टू सीजन। जैसे ऐसे समझें गर्मियों का महीना चल रहा है तो गर्मियों के समय में बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये अपने आप को थोड़ा सा ढीला कर लेंगी, जिसके स्क्रोटम थोड़ा नीचे आ जाएंगे। किससे? पेल्विक रीजन से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उनको चाहिए का टेम्परेचर कम चाहिए। तो जब उनको टेम्परेचर कम चाहिए तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। दूसरी बात कि तो ठंडियों के महीने में क्या होता है? देखो ठंडियों के महीने में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है ना, चलो उतना रहता है, बॉडी का टेम्परेचर उतना रहता है, थोड़ा सा कम ही हो जाता है ना, क्योंकि बाहर की स्किन तो ठंडी ठंडी होती है तो थोड़ा टेम्परेचर ठंडा होगा। बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, उनको चाहिए क्या? बॉडी से थोड़ा सा कम, तो थोड़ा सा स्क्रोटम कहाँ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो ठंडियों में स्क्रोटम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, टेस्टिस थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। तो टेस्टिस जब थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे तो ऐसे ही क्या होते हैं, ये ठंडा गर्म बनाए रखते हैं उनको, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए जरूरी है ना। टेम्परेचर कितना कम चाहिए? फॉर स्पर्म मैच्योरेशन कितना चाहिए? बोलो। फॉर स्पर्म मैच्योरेशन टेम्परेचर शुड बी कितना होना चाहिए? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लेस देन, कितना लेस देन? 2 to 2.5 2 to 2.5 अंशी लेस देन बॉडी टेम्परेचर, है ना। बॉडी टेम्परेचर से इतना क्या चाहिए उनको? कम चाहिए। कम नहीं हुआ तो स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेंगे, प्यूबर्टी नहीं आएगी, है ना, बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। अगला स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम वृषण को घेरने वाली त्वचा की एक थैली है जो उन्हें सुरक्षित रखती है और तापमान को नियंत्रित करती है ना भैया। अभी बताएं क्या करवाती है? तापमान को नियंत्रित करवाती है। फिर है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है? तुरंत बोलो। एक क्या होती है? कॉमा शेप स्ट्रक्चर जो हाईली कोइल्ड होती है। लंबाई बोलो कितनी होती थी? 6 से 10 सेंटीमीटर उसकी क्या होती है? लेंथ होती है ना। कुंडली प्रत्येक वृषण के पीछे पीछे होती है, ऐसे होती थी ना, तो कहाँ होती है? पीछे एक कुंडलित, जहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं, जमा होते हैं और क्या होते हैं? प्रोपेल किया जाता है, उनको धक्का लगाया जाता है। चलो भैया आगे बढ़ो, जैसे मेले में नहीं देखे हैं धक्का लगा रहे हैं भैया, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा ही यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रोपेल किया जाता है स्पर्म को एपिडिडाइमस में। स्क्रोटम के बाद वास डिफरेंशिया। देखो कितना कितना हम लोग पढ़े हैं, रेटी टेस्टिस वेस्टिस, है ना। तो जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से उसको कवर करेंगे, है ना। फिर क्या है? ये एक नर मजबूत, एक क्या है? एक मजबूत नली है। इसके पहले क्या पढ़े थे? स्क्रोटम, हाँ, ये क्या होती थी? वृषण के पीछे एक लंबी हाइली जो शुक्राणु को परिपक्व करती है और जमा करती है। अच्छा, ये थैली का कभी ये कॉमन सेंस लगाए हैं कि जो एथलीट होते हैं, एथलीट या फिर जो बाबा या संत लोग होते हैं, वो क्या वो क्या करते हैं? थोड़ा टाइट वाइट कपड़ा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रोटम जितना, जैसे एथलीट हैं तो एथलीट की मैक्सिमम एनर्जी, या जो मैन होता है उसकी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ में जाती है? स्पर्म फॉर्मेशन में। तो जो एथलीट है वो एक सपोर्टर लगा लेता है, जिससे टेस्टिस क्या कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊपर पहुँच जाते हैं। जब टेस्टिस ऊपर पहुँच जाएंगे तो बॉडी के पास आ जाएंगे, जब वो बॉडी के पास आ जाएंगे तो उनमें मैच्योरेशन नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वह एनर्जी वो सेव करके अपने परफॉर्मेंस में लगाएंगे, है ना। क्योंकि एथलीट को क्या करना होता है? दौड़ना होता है, भागना होता है ना, उछल कूद, जो भी जिस स्पोर्ट्स में है वो इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो उससे वो जो एनर्जी वहाँ से सेव करके परफॉर्मेंस में लगा देते हैं, है ना। अगला है वास डिफरेंस। यह एक मजबूत नली है जो एपिडिडाइमस से परिपक्व होकर शुक्राणुओं को स्खलन नलिका, इजैकुलेटरी डक्ट कौन होती थी? जहां से एम्पुला और सेमाइनल वेसिकल जुड़ती थी, है ना। तो वो क्या हो जाते थे? इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाती हैं। ये देखो सेमाइनल वेसिकल क्या होती हैं? ये ग्रंथियां वीर्य का अधिकांश तरल पदार्थ बनाती हैं, है ना। ये तरल होता है, एसिडिक सिक्रीशन होता है, फ्रक्टोज का सिक्रीशन करता है। और क्या करता था सेमाइनल वेसिकल? क्या करवाता था? एसिडिक होता था, कोगुलेंट होता था, फ्रक्टोज होता था, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता था? कितने नंबर होती थी सेमाइनल वेसिकल की? 2 in नंबर, है ना, 2 नंबर होती थी वहां नीचे, जो शुक्राणुओं को पोषण और गतिशीलता देता है।
अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कितनी होती है? 1 होती है। कहाँ पाई जाती है? उसके नीचे, जो इजैकुलेटरी डक्ट है उसके जस्ट नीचे और यूरेथ्रा के ऊपर ऐसे कवर होती है ना। तो मूत्राशय के नीचे स्थित यह ग्रंथि वीर्य में एक और तरल पदार्थ जोड़ती है जिससे वीर्य बनता है। काउपर्स ग्लैंड क्या होती हैं? जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्रंथियां क्या होती हैं? ये ग्रंथियां मूत्रमार्ग से एक चिकना क्षारीय तरल स्रावित करती हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं? पेनिस के जस्ट ऊपर। देखो कहाँ पाई जाती थी? जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है? पेनिस के ऊपर। इसके सिक्रीशन कैसा होता है? ये लुब्रिकेट करता है ना, क्योंकि स्पर्म देखियो जितना ज़्यादा चिकना रास्ता होगा उतना ही ज़्यादा इंटरकोर्स या फिर कोपुलेशन की क्रिया अच्छी होगी, फ्रिक्शन कम होगा। भाई अगर कोई चीज़ चिकना है, पढ़े भी होंगे फिजिक्स में कि फ्रिक्शन को कम कैसे किया जा सकता है, चिकना पदार्थ लगाकर, है ना। तो इसको क्या बनते हैं? लुब्रिकेट करवाते हैं, इसको चिकना बनाते हैं ताकि स्पर्म की फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाए, तो स्पर्म सीधे बाहर निकल जाए। क्योंकि फ्रिक्शन अगर इधर लड़ेगा उधर लड़ेगा तो उसकी क्या होगी? एनर्जी लॉस होगी, है ना। तो इसको लुब्रिकेट कर देगा ताकि आराम से चिकना रास्ता होगा तो सीधा निकल जाए, है ना। ये फीमेल में भी जो कोपुलेशन की क्रिया है उसको क्या करता है? लुब्रिकेट करता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर क्या होती है? इजैकुलेटरी डक्ट। यह शुक्राणुओं और सेमाइनल वेसिकल के तरल पदार्थ को मूत्रमार्ग से ले जाती है। एक खोखली नली जो फिर क्या होता है? मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग क्या होता है? यूरेथ्रा जो नीचे होता था। एक खोखली नली जो मूत्र और वीर्य दोनों, है ना, बताए थे, दोनों को शरीर से बाहर निकालती है और यह शिश्न के मध्य में खुलती है। शिश्न क्या होता है? यह नर का बाहरी भाग होता है। शिश्न क्या होता है? जो आगे वाला ग्लांस वाला भाग क्या होता है? एक नर का भाग होता है जिसमें विशेष ऊतक होते हैं जो यौन उत्तेजना के दौरान रक्त से भर जाते हैं और इरेक्ट हो जाते हैं, जिससे कठोर हो जाता है ना। कठोर मतलब इरेक्ट हो जाता है और वीर्य को मादा के जननांगों में पहुंचा दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन, है ना। इंसेमिनेशन क्या होता है? मेल अपने स्पर्म को फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंसर्ट करना, है ना, भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन। फिर क्या होता है? स्पर्म देख लेते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन, ये क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सर्टोली सेल्स में। देख लें एक बार। स्पर्म क्या होता है? बना लेते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सारा इसी के अंदर देख लेंगे, है ना। ये क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। चलो इसका स्पर्म, इसका जो फॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना बच्चों। ये नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, है ना। यहाँ से जो स्पर्म बनने के प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये स्पर्म बना है। ये क्या है? एक्रोसोम है इसका, है ना, जहाँ पर क्या होती है? गोल्गी बॉडी पाई जाती है। ये हेड है, बीच वाला नेक होता है, फिर मिडिल पार्ट होता है, फिर टेल होती है। और जो मिड पार्ट होता है इसमें ये छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया, जो स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल मतलब सांप जैसे, है ना। स्पाइरल अरेंजमेंट में माइट्रोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसको नेबन कर्ण बोलते हैं, है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बस ये सब फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला इसको मूवमेंट में हेल्प करता है ना, जैसे पीछे टेल लगी होती है ना, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करने में इसको बहुत आसानी मिलती है ना। ये क्या है? ये इसका हेड वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट है। ये वाला कौन सा पार्ट है? नेक। ये क्या है? नेक। और ये वाला कौन सा पार्ट है? मिडिल पीस। एम फॉर मिडिल, एम फॉर माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसी में क्या पाई जाती है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। इसी में क्या पाई जाएगी? माइट्रोकॉन्ड्रिया। और जो ये रीजन होगा इसको क्या बोलेंगे? टेल रीजन है। कौन सा रीजन है? पूंछ वाला भाग है। हेड है, ये गोल्गी बॉडी है। ये क्या है? इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है। ये छोटे छोटे जो दो बने हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पढ़े ऐसे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर सेंट्रियोल होते हैं ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्यों होती है? क्योंकि उसको अभी अपने आप चलना होता है ना उसमें, है ना भैया। तो ये होता है। ये डायग्राम देख लेंगे। ये पूरा टेस्टिस बना है। ये क्या है? ये क्या है? ऐसे ऐसे बनाया था, क्या होती हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये देखो क्या बना है? रेटी टेस्टिस। ये कॉमा शेप स्ट्रक्चर क्या होता है?
एपिडिडाइमस, ये क्या होता है? एपिडिडाइमस। फिर ये क्या गई है? वासा डिफरेंशिया। ये जो छोटी छोटी बनी है ना, ये है वासा डिफरेंशिया। ये क्या है? वासा डिफरेंशिया। ये क्या है? वासा डिफरेंशिया है ना। और ये क्या होता है? पूरा टेस्टिस होता है। ये क्या है? टेस्टिस है ना। और ये वाला कौन सा पार्ट होता है पेनिस का? ये कौन सा है? ग्लांस ऑफ पेनिस है ना। ये क्या है? ग्लांस है। ग्लांस ऑफ पेनिस होता है, जो फीमेल में क्लाइटोरिस के जैसे होता है। फीमेल में क्या होती है? क्लाइटोरिस होती है। उसके दौरान मतलब ये जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है ना। जैसे ही फीमेल का उत्तेजना उत्पन्न होती है, यौन संचारण रोग जो यौन संचारण में इन्वॉल्व होता है, तुरंत ही ये क्या हो जाता है? इसको सिग्नल देता है और ये तुरंत ही इरेक्ट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लांस ऑफ पेनिस। और इसी में ये स्ट्रक्चर होता है ना। ये वास डिफरेंशिया हो गई। बस, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। आशा करते हैं बढ़िया लेक्चर समझ में आया। ये देखिए पहला डायग्राम, इसमें क्या था, है ना, ये सब मूत्रवाहिनी थी, वृषण कोष थे, वृषण थे, है ना। ये सब क्या है? ये सब हम लोग सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को। थैंक यू। की स्लाइड कहाँ चली गई, है ना। ये क्या है? तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, है ना। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। शायद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा होगा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है तो थैंक यू दोस्तों। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं और पुराने हैं तो क्या करना है? इधर वाला, है ना, शेयर करना है और लाइक करना ना भूलें, है ना। तो जैसे कि हम लोग आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो मेल जनन तंत्र है, उसकी सारी बातें, है ना, कुछ बातें देखो रिलेट किए हैं, कैसे होता है ना, ये सब के बारे में अध्ययन किया है। आप लोग लेक्चर देखते समय अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल, है ना, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसी शिवाजी एजुकेशन के साथ, है ना, इसी नाम से, कोई दूसरा नाम नहीं है ना, शिवाजी एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, खैर हम तो बायोलॉजी का डाउट लेंगे, है ना। हमारे साथ हमारी बहुत सारी फैकल्टी हैं जो आप लोगों को एकदम कोई भी लेवल का क्वेश्चन हो, है ना, जो रिलेवेंट हो, बस, है ना, क्वेश्चन में क्या हो, रिलेवेंट हो और पेपर के आने की दृष्टि से हो, तो इस सारी चीज़ों का डिस्कस हम लोग करते हैं वहाँ, है ना। तो आप लोगों से बस इतना ही विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहें, है ना। और अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई है ना, तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे। बाकी कोई ऐसी मिस्टेक है नहीं, है ना। तो जैसे आप लोगों ने टेस्टिस पढ़े हैं ना, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, बचपन में कहाँ होते हैं, कहाँ से होता है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए स्पर्म का पाथ क्या है, तो स्पर्म का पाथ कहाँ होगा? सबसे पहले टेस्टिस से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमस में, फिर वास डिफरेंशिया में, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। लो, अगर इतना एडवांस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि टेस्टिस का पाथ कैसा है, टेस्टिस किस रास्ते से आता है, वो भी हम लोग एकदम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। बस आज के लिए इतना ही, है ना।